नमस्कार दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर। बचपन में अखबार बेचने वाले उस लड़के का जो बाद में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए और भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको सारी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है, वे इस बात में दृढ़ विश्वास करते थे कि विनर्स आर नॉट दोज who never fail, but winners are those who never quit. बचपन में रामनाथ शास्त्री के दोस्त उसी कलाम साहब को आज याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने बचपन में भारत की सही सांस्कृतिक तस्वीर को भी पेश किया। वो बताते हैं कि जब वो मस्जिद जाया करते थे तो रास्ते में मंदिर पड़ता था और वो मंदिर के सामने भी उतनी ही श्रद्धा से सिर झुकाते थे जितना कि मस्जिद के लिए वो श्रद्धा रखते थे। और इस पर बहुत सारे मंदिर जाने वाले लोगों को हैरानी होती थी कि ये लड़का तो टोपी पहने हुए है, ये लड़का तो मुसलमान है। फिर मंदिर के प्रति भी इसकी ऐसी ही आस्था। ऐसे ही कलाम जब कक्षा 5 में थे तो एक दिन एक नए अध्यापक का आगमन होता है। डंडा लिए हुए पहला दिन जब ये अध्यापक कक्षा में पहुंचे और रौब जमाते हुए हर विद्यार्थी के पास गए तो उन्होंने पहली सीट पर देखा कि टोपी लगा करके कलाम अपने दोस्त राम के साथ बैठे थे। रामनाथ शास्त्री मुख्य पुरोहित के बेटे थे और अध्यापक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कलाम रामनाथ शास्त्री के साथ बैठे हैं। उन्होंने तुरंत कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप उठिए और पिछली पंक्ति में जाकर के बैठ जाइए। कलाम बड़े उदास हुए, लेकिन अध्यापक की आज्ञा का पालन किया और पीछे जाकर के बैठ गए। उदासी इतनी ही राम को भी थी। दोनों छुट्टी होने के बाद जब अपने अपने घर पहुंचे तो दोनों ने इस घटना का वर्णन अपने अपने पिता को किया। और फिर अगले दिन राम कलाम को बुलाने उनके घर गए कि आपको मेरे पिताजी बुला रहे हैं। कलाम पहले तो डर गए, उनको कल वाली घटना याद थी, लेकिन जब वे राम के घर पहुंचे तो वो देखते हैं कि नए अध्यापक भी उनके घर पर हैं। अब तो वो और ज्यादा डर गए, पर उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मुख्य पुरोहित ने, पक्षी शास्त्री जी ने नए अध्यापक से कहा कि आप कलाम से माफी मांगिए, आपने सही व्यवहार नहीं किया छोटे बच्चों को धर्म के आधार पर बांटकर। आज समाज को उनके बचपन की इस घटना से सीखने की आवश्यकता है। हालांकि इस घटना का विवरण देते हुए कलाम साहब ने बाद में कहा था कि प्रथम पंक्ति में बैठो या कक्षा में पिछली पंक्ति में बैठो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस आधार पर किसी बच्चे को उठा दिया जाए कि वो दूसरे धर्म के साथ बैठा है,
इससे जरूर फर्क पड़ता है। वरना तो कलाम साहब ने तो ये भी कहा था कि बेस्ट ब्रेन्स विल बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस इन द क्लासरूम्स। दोस्तों, कलाम साहब बचपन से ही फाइटर पायलट बनना चाहते थे। बचपन में उनके गुरु अय्यर साहब एक दिन कक्षा के बाद जब उनको एक तालाब के किनारे ले गए और वहां चिड़ियों की उड़ान से सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया कि उड़ान में यहाँ तक कि पक्षी के पंखों का क्या रोल होता है और पक्षी की टेल का क्या रोल है, और स्ट्रीमलाइंड बॉडी उड़ने के लिए या किसी भी फ्लूइड में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रीमलाइंड बॉडी की क्या इंपॉर्टेंस है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, उन्होंने बड़ी सुंदरता से प्रैक्टिकली बच्चों को समझाया कि किस तरह से उड़ान के लिए 4 फोर्सेस काम करती हैं। और वो 4 फोर्सेस कौन कौन सी हैं? नीचे खींचता है वेट, ऊपर उठाने के लिए लिफ्ट, आगे बढ़ने के लिए थ्रस्ट, और पीछे खींचने के लिए ड्रैग, फ्रिक्शन। तो इस तरह से इतनी सुंदरता से अय्यर साहब ने उन बच्चों को समझाया कि बचपन से ही कलाम के मन में बैठ गया था कि एक दिन तो जहाज उड़ाना है। कलाम जब छोटे थे तो उनका परिवार कोई इतना अमीर भी नहीं था कि वो एक अच्छे स्कूल की फीस दे सके, तो इसलिए संकोचवश वो अपने पिताजी से कहा भी नहीं करते। लेकिन पिताजी समझ गए और उन्होंने फिर एक दिन कहा कि कलाम, तुम्हारा एडमिशन हम स्वॉर्ड्स स्कूल में करवा रहे हैं। और वहाँ की भी एक घटना मैं आपको बताता हूँ। कलाम साहब कहते हैं कि एक दिन, क्योंकि वो बिजली का, पंखों का वो जमाना तो था नहीं, तो एक दिन एक कक्षा के बाद जब दूसरे कमरे में उनको जाना था दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तो वो गलत रूम में चले गए क्योंकि नया नया एडमिशन हुआ था। और वहाँ मैथमेटिक्स के अध्यापक जो पढ़ा रहे थे एक कक्षा में, उन्होंने उनको डांट दिया कि आपको अगर कमरे की पहचान नहीं है तो आप वापस अपने गांव जाइए। उस दिन कलाम साहब को बड़ा दुख हुआ, लेकिन बाद में बड़ी मेहनत की, अपना सपना उन्होंने पूरा करने के लिए वो बड़ी मेहनत में विश्वास करते थे। और कलाम साहब इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है सभी विद्यार्थियों के लिए कि किस तरह से 1 या 2 अपसेट जिंदगी में ज़्यादा फर्क नहीं डालती है, और लगातार प्रयास करते रहने से किस तरह से आदमी सफल होता है। वो MIT का इम्तिहान तो पास कर लेते हैं, पैसे नहीं थे, तो ये तो उन्होंने तय कर लिया था कि उनके लिए कहीं ना कहीं उड़ान से ही संबंधित, या तो इंजीनियरिंग या पायलट, उड़ान से संबंधित ही उनका कैरियर हो सकता है। तो पैसे 1000 रुपये का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। माँ ने गहने बेचकर MIT मद्रास में एडमिशन के लिए 1000 रुपये का बंदोबस्त किया। वो जब वहां से पास आउट होने वाले थे, 4 बच्चों को प्रोफेसर साहब ने एक प्रोजेक्ट दिया, और उस प्रोजेक्ट में उनको इंडिया को एक नया फाइटर प्लेन बनाना है लो लेवल के लिए। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपने तो डिजाइन ही गलत बना दिया। वो बड़े निराश हुए और उन्होंने प्रोफेसर साहब से कहा कि आप हमें 1 महीने का और समय दे दीजिए, हम बहुत अच्छा डिजाइन बना देंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब बड़े निराश थे और उन्होंने कहा कि कलाम, 3 दिन से ज्यादा का समय मैं नहीं दे सकता। अगर आप 3 दिन में एक नया डिजाइन बनाकर ला सकते हो तो ठीक है, वरना तो
आपकी स्कॉलरशिप हम खत्म कर देंगे। स्कॉलरशिप की बात सुनकर कलाम साहब के पैरों तले की जमीन निकल गई। उनको पता था कि उनके सपने को अगर पंख लगाने हैं तो ये स्कॉलरशिप ही उनका सहारा है। कलाम ने इतनी मेहनत करी कि उनको पता नहीं चल पाया कि 3 दिन और रात कैसे गुजर गई, और तीसरे दिन जब प्रोजेक्ट लगभग समापन की तरफ था तो कलाम को एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा तो वो देखते हैं कि प्रोफेसर साहब उनके ठीक पीछे खड़े हैं। प्रोफेसर साहब भी उनका डिजाइन देखकर दंग थे। 3 दिन में कलाम साहब ने वो कर दिखाया। उनका डिजाइन इस बार एक बहुत अच्छे फाइटर प्लेन का था और उन्होंने कहा कि आपकी स्कॉलरशिप भी जारी रहेगी और आप पर ये प्रेशर डालकर हम देखना चाहते थे, लेकिन आपने दिखा दिया कि आप में वो सारे गुण हैं। 1960 में कलाम साहब डीआरडीओ ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इससे पहले वो एसएसबी में पायलट के लिए फेल हो जाते हैं। 1-2 दिन जरूर थोड़ा निराश रहते हैं, लेकिन फिर निराशा जो हार्ड वर्कर होते हैं उन पर ज्यादा दिन तक कोई असर नहीं डालती है। देखिए, विक्रम साराभाई जैसे लीडर के अंडर काम करने का उनको जो अवसर मिला, उसका भी बहुत बड़ा फायदा कलाम साहब को मिला। कलाम साहब विक्रम साराभाई के अंडर एक परिपक्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अब विकसित हो रहे थे कुछ दिन बाद, और 1973 में कलाम साहब ने एयरपोर्ट से विक्रम साराभाई से बात करी कि सर, मैं बेंगलोर आ रहा हूं और आपसे बातचीत करना है। उसके कुछ घंटे बाद जब कलाम साहब बेंगलोर पहुंचे तो वहां पर मातम छाया हुआ था। कलाम साहब स्तब्ध रह गए कि जिस व्यक्ति से कुछ घंटे पहले मैंने बातचीत करी थी, विक्रम साराभाई, वो अब दिल का दौरा पड़ने की वजह से खत्म हो गए, नहीं रहे। एक तरह से कलाम साहब बताते हैं कि उन्होंने बड़ा असहाय कुछ देर के लिए महसूस किया। उनके जो अगले लीडर रहे प्रोफेसर सतीश धवन, वो उनको भी उतनी ही इज्जत से याद करते हैं। जब 1969 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में कलाम साहब ने काम किया और फिर 1979 में हम सबको पता है इस बात का कि एसएलवी लॉन्च उनका बहुत बड़ा सपना था, और पहली स्टेज में रॉकेट बहुत ही स्मूथली उड़ान भर रहा था, लेकिन सेकंड स्टेज में आने के बाद रॉकेट ने मिसबिहेव किया और ये उड़ान स्थगित करनी पड़ी। रॉकेट को बंगाल की खाड़ी में गिराना पड़ा। उस समय कलाम साहब बहुत निराश हुए। इसके बाद जो संवाददाता सम्मेलन हुआ, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसको अब एड्रेस करना था कलाम साहब को, लेकिन उस समय माइक प्रोफेसर सतीश धवन ने अपने हाथ में ले लिया और सारे सवालों के जवाब दिए, और केवल जवाब ही नहीं दिया, यह अश्योरेंस दिया कि बहुत जल्द हम सफल परीक्षण करेंगे। और ठीक 1 साल बाद, ये समय था 1979 का अगस्त का,
और ठीक 1 साल बाद जुलाई 1980, 18 जुलाई 1980 SLV-3 का सफल परीक्षण भारत ने करके दिखाया और रोहिणी उपग्रह को उसके मार्ग पर स्थापित किया। तो इस तरह से जब सब लोग खुशियां मना रहे थे तो कलाम साहब की बात को पूरा किया गया। 1 दिन पहले कलाम साहब से पूछा भी गया था कि कितने कॉन्फिडेंट हैं, तो उन्होंने कहा था कि इस बार सफल होगा, हम पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट हैं। इतने मेहनती और इतने कॉन्फिडेंट थे कलाम साहब। कलाम साहब ने 1989 तक अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण करके और मिसाइल मैन के नाम से वो फेमस हो चुके थे। 1997 में IK गुजराल साहब जब प्रधानमंत्री थे तो कलाम साहब भारत के दूसरे साइंटिस्ट बने, भारत का हाईएस्ट अवार्ड पाने वाले, भारत रत्न। इससे पहले 1952 में CV रमन को यह अवार्ड दिया गया था। आज तक 2 ही साइंटिस्टों को दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है, 1952 में CV रमन को और 1997 में कलाम साहब को। IK गुजराल साहब ने ये अवार्ड एक साइंटिस्ट को देके साथ में ये भी प्रूव कर दिया कि आगे आने वाला जमाना भारत के लिए साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, हर फील्ड में भारत की सुपेरियरिटी को पूरे जग में अब स्थापित करेगा। 1999 में डॉक्टर कलाम साहब रिटायर हुए। जब वो रिटायर हो जाते हैं तो 2001 में वो अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी समय 2002 में उनके पास फोन आता है और उनको बताया जाता है कि जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस में आइए, आपसे भारत के प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं। कलाम साहब से अटल जी ने बात करी। उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे कि हम आपके सामने एक प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन आप ना नहीं कहिएगा। कलाम साहब ने 2 घंटे का समय मांगा और 2 घंटे बाद अटल जी की बात रखी और वे भारत के अगले राष्ट्रपति बने। इस तरह से राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम साहब अपने आप को, जब उनका फॉर्मल राष्ट्रपति जैसी वो ड्रेसेस बनी और इस तरह से, एक तो वे टाई में अपने आप को बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस किया करते। और आपने देखा होगा आजकल कुछ लोग यहाँ से थोड़ा कटा हुआ सूट पहनते हैं, बंद गले वाला। वो दरअसल कलाम साहब ने ही पहली बार यहाँ से कटवाया था उस दर्जी से कह करके, और बाद में ये सूट फिर कलाम सूट के नाम से फेमस भी हुआ। तो इस तरह से एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे, एक बार अपने पूरे परिवार को जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बुलाया तो 1 सप्ताह रहने का उन्होंने पूरे परिवार का खर्चा अपनी जेब से दिया। यही नहीं, उनके भाई
जब हज करने गए तो वहां कुछ लोगों को पता चला कि वे राष्ट्रपति जी के भाई हैं। तो वहां से फोन आया कि हमें इनके लिए कुछ सुविधाएं देकर बहुत खुशी होगी। तो कलाम साहब ने कहा कि मुझे तब खुशी होगी जब आप मेरे 90 साल के भाई को बिल्कुल अपने तरफ से स्वयं हज करने दें और आप उनके लिए कोई भी सुविधाएं स्पेशल ना करें। ऐसे थे कलाम साहब। कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे तो उनका एक भांजा दिल्ली में ही रहता था, किराए पे। राष्ट्रपति थे वे, लेकिन दिल्ली में ही उनका भांजा, उनकी बहन का सगा बेटा किराए पे रहता था। और कलाम साहब ने उनको कभी ऐसी कोई बात नहीं करी कि वो अपने साथ रखे या कोई बात हो। तो कलाम साहब के जीवन से विद्यार्थी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो हमेशा विद्यार्थियों के बीच में रहना पसंद करते थे। आप याद कीजिए कि जब उनका अंतिम दिन था, जिस दिन उन्होंने इस दुनिया से विदा लिया, 27 जुलाई 2015 को, उस दिन भी वो विद्यार्थियों के बीच में थे, विद्यार्थियों से इंटरेक्शन कर रहे थे। और बीच में उनको जब चक्कर भी आए तो वो वहीं पे बैठ गए और बैठ करके विद्यार्थियों से बातचीत करने लगे। ऐसे कलाम साहब थे, इस तरह के वो राष्ट्रपति थे। ये सुनने के बाद आप सभी के मन में भी तो कुछ विचार आए होंगे। आपने भी तो कलाम साहब के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, जाना है। आप कम से कम उनकी एक एक बात आज के दिन अपनी तरफ से हमारे साथ शेयर कीजिए। और कम से कम एक बात आप में से हर कोई इस वीडियो में कमेंट में लिखिए कि आप कलाम साहब के बारे में क्या जानते हैं। देन आज का दिन सार्थक होगा। इट विल बी रियली अ मीनिंगफुल डे remembering Kalam Sahab. If you can mention, each one of you, if you can mention at least one instance about him. Thank you for joining.